हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम एस्किमो जनजाति के बारे में जानेंगे और हम जानेंगे कि किन क्षेत्रों में एस्किमो जनजाति निवास करती है, उसकी जो आर्थिक क्रियाएं किस प्रकार की है, समाज और संस्कृति किस प्रकार की है और वर्तमान में एस्किमो जनजाति की क्या स्थिति है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एस्किमो जनजाति के निवास क्षेत्र की। बेसिकली एस्किमो जनजाति ठंडे मरुस्थलीय प्रदेशों की निवासी है, यानी जो पोलर रीजन्स हैं उनके निवासी है। देखिए, पोलर रीजन की जब हम बात करें तो टुंड्रा क्षेत्र जो है वो पूरा का पूरा ठंडा मरुस्थलीय प्रदेश आता है। और टुंड्रा बेसिकली जो एस्किमोज हैं उनका अगर निवास क्षेत्र भी हम देखें तो वो टुंड्रा क्लाइमेटिक कंडीशन वाला रीजन है, टुंड्रा प्रदेश है। अब ये टुंड्रा प्रदेश क्या है? देखिए, टुंड्रा एक शीत प्रधान और हिमाच्छादित प्रदेश है जो उत्तर में आर्कटिक महासागर के चारों ओर, कनाडा के उत्तरी भाग में, ग्रीनलैंड में, लैपलैंड में और समस्त उत्तरी साइबेरिया में स्थित है। मैं एक केवल आपको ये पोर्शन अगर हम देखें, आर्कटिक जो सागर का, ये आर्कटिक सी आ गया, इसके चारों ओर का जो रीजन है ये पूरा टुंड्रा प्रदेश के अंतर्गत आता है। फिर आपका ग्रीनलैंड वाला पोर्शन इसके अंतर्गत आता है और उसके बाद जो रशिया का साइबेरिया वाला पोर्शन है, नॉर्दर्न रशिया वाला जो साइड है, वो सारा इस टुंड्रा प्रदेश या टुंड्रा क्लाइमेटिक रीजन के अंतर्गत आता है। ये जो टुंड्रा प्रदेश है इसमें निवास करने वाले लोग जो हैं वो भिन्न भिन्न नाम से जाने जाते हैं। कनाडा के उत्तरी भाग और ग्रीनलैंड के जो निवासी हैं उनको हम एस्किमोस कहते हैं। यानी एस्किमो का जो निवास क्षेत्र है, उनका जो क्लाइमेटिक रीजन है वो टुंड्रा रीजन है। और ये एस्किमो किन क्षेत्रों में निवास करते हैं उसकी हम बात करें तो देखिए, कनाडा का ये जो नदन पोर्शन है, जो ग्रीन पोर्शन में आपको सारा जो एरिया दिख रहा है, यहाँ पर ये एस्किमो जनजाति के लोग निवास करते हैं। फिर आप ये आइए ग्रीनलैंड की तरफ, तो ग्रीनलैंड में ये जो ग्रीन पोर्शन के लोग हैं, एरिया है, वहाँ पर भी एस्किमो जनजाति के लोग निवास करते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अगर बात आए एस्किमोज के हैबिटेट की, निवास क्षेत्र की, तो टुंड्रा प्रकार के क्लाइमेटिक रीजन के अंतर्गत ये एस्किमो जनजाति के लोग निवास करते हैं। और टुंड्रा बेसिकली क्या है? एक शीत प्रधान और हिमाच्छादित प्रदेश है जो उत्तर में आर्कटिक महासागर के चारों ओर, कनाडा के उत्तरी भाग में, ग्रीनलैंड में, लैपलैंड में और समस्त उत्तरी साइबेरिया में विस्तृत है। और जब बात करें हम एस्किमो की, तो एस्किमोस जो निवास कर रहे हैं वो बेसिकली कनाडा के उत्तरी भाग और ग्रीनलैंड के निवासी हैं एस्किमोस। इसके अलावा और भी जनजातियां रहती हैं इस टुंड्रा टाइप के क्लाइमेटिक रीजन में। जैसे यूरोप में उत्तरी स्कैंडिनेविया के जो लोग हैं, वहाँ जो लोग रह रहे हैं जनजातियां, उन्हें लैप्स कहते हैं। और साइबेरिया के टुंड्रा प्रदेश के अंतर्गत जो लोग रह रहे हैं उनको सिमोइड, याकूत्स और चकची और तुंगू कहते हैं। सिमोइड, याकूत, चकची और तुंगू कहा जाता है उनको। ये सभी लोग देखा जाए तो एस्किमो के साथ साथ ये जितने और निवासी हैं टुंड्रा प्रदेश के, ये बेसिकली आखेटकी हैं, हंटर्स हैं। एस्किमो लोग जो हैं वो सील मछली तथा कैरिबो नामक 12 सिंगे का शिकार करते हैं। उत्तरी साइबेरिया में जो सिमोइड, याकूत और चकची लोग जो रहते हैं वो बेसिकली पशुचारक लोग हैं और ये लोग मछलियों तथा रेंडियर का शिकार करते हैं और रेंडियर को ये लोग पालते भी हैं। तो इनका जो निवास क्षेत्र की हम बात करें, टुंड्रा रीजन एक कॉमन है, पर थोड़ी थोड़ी इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं इन सभी जनजातियों की वो डिफरेंट हैं। यहाँ हम इस वीडियो के अंदर जो स्टडी कर रहे हैं वो उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड के एस्किमोस की हम कर रहे हैं। ये जो एस्किमो का निवास क्षेत्र मैं आपको मैप में पहले भी बता चुकी हूँ, ग्रीन पोर्शन में जो है उसकी हम स्टडी करेंगे। और एस्किमो निवास क्षेत्र की जब हम बात करें तो एस्किमो लोग यही बात कनाडा के उत्तरी तट पर, बैफिन द्वीप के चारों ओर, हडसन में तथा ग्रीनलैंड में 65 डिग्री से लेकर 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में निवास करते हैं। यानी यदि हमसे पूछा जाए कि सब एस्किमो जनजाति के लोगों का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, निवास का लोकेशन है, जोग्राफिकल लोकेशन, तो हम क्या कहेंगे? 65 डिग्री टू 70 डिग्री
उत्तरी अक्षांश की जो पेटी है उसके मध्य ये एस्किमो जनजाति लोग निवास करते हैं। और इनका जो एरिया है ये ग्रीनलैंड आ गया, ये बैफिन आइलैंड वाला पोर्शन आ गया, और कनाडा का जो उत्तरी तट है वो आ गया, हडसन की खाड़ी वाला जो क्षेत्र है वो आ गया। तो ये सारे जो क्षेत्र हैं ये आपको ध्यान रखने हैं एस्किमो जनजाति के लोगों के निवास क्षेत्र को लेकर। अब ये जो समस्त प्रदेश है इसमें जाड़े की ऋतु बहुत लंबी होती है, यानी जिसमें एस्किमो क्षेत्र, ये ग्रीनलैंड, नदर्न आइलैंड, हडसन पे और बैफिन आइलैंड वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर जो सर्दियाँ हैं, शीत ऋतु है, बहुत लंबी होती है और गर्मियों का मौसम छोटा होता है। वर्ष में 9 महीने कठोर शीत ऋतु रहती है और केवल 3 महीनों में छोटे समय में ही अन्य ऋतुएं जैसे बसंत है, ग्रीष्म है और पतझड़ है, इसका चक्र पूरा हो जाता है। यानी 9 मंथ्स लॉन्ग विंटर्स होती हैं, बाकी 3 मंथ्स के अंदर जो रिमेनिंग 3 मंथ्स होते हैं उनमें सारी ऋतुएं आ जाती हैं, जिसमें बसंत भी आ जाएगी, ग्रीष्म भी आ जाएगी और पतझड़ का जो मौसम है वो भी आ जाएगा। ये जो क्षेत्र है एस्किमोस के निवास का जो क्षेत्र है वहाँ जो वार्षिक औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचा रहता है और सर्दियों में जनवरी का औसत तापमान आर्कटिक द्वीप समूह में 0 से नीचे रहता है। और यानी और जो तो तटीय भाग हैं वहाँ पर -34 डिग्री सेल्सियस से -37 डिग्री सेल्सियस तक नीचा हो जाता है। यानी -46 डिग्री सेल्सियस अगर हम देखें तो माइनस में चला जाता है जो रीजन, ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो आर्कटिक द्वीप समूह वाले एरिया है वहाँ माइनस में चला जाता है टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस तक। और जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो -34 डिग्री सेल्सियस और -37 डिग्री सेल्सियस तक नीचा हो जाता है। जाड़ों के महीने यहाँ लंबे होते हैं और जो दिन हैं यहाँ पर सर्दियों के वो बहुत छोटे भी होते हैं। तेज़ हवाएं इस एरिया में चलती हैं और यहाँ पर बर्फीली आंधियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र के अंतर्गत चलती हैं। वर्ष में केवल 2 या 3 महीने ही ऐसे होते हैं जिनमें तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचता है। इस प्रकार ये प्रदेश लगभग बर्फ से ढका रहता है, यानी टोटली फ्रोजन कंडीशन में ये क्षेत्र रहता है। जो कुछ वर्षा यहाँ अगर जो कुछ वर्षा होती है वो भी बर्फ़ के रूप में होती है, स्नोफॉल्स के रूप में यहाँ पर बारिश होती है। अब ये बहुत देखा जाए तो एस्किमोस, ये जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है बहुत हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, कठोर जलवायु दशाएं हैं और इन कठोर जलवायु दशाओं के कारण यहाँ पर वृक्ष जो हैं वो उत्पन्न नहीं हो पाते, किसी प्रकार की वनस्पति बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाती। केवल जो गर्मियों का जो 3 महीने का जो मौसम आता है उसमें कुछ शैवाल, काई, लिचेन्स, डेंडेलियंस आदि कुछ रंग बिरंगे फूल और घासें या छोटी छोटी झाड़ियाँ उगती हैं, वो भी 3 मंथ्स के। फिर जब वापस सर्दियाँ आती हैं तो 9 मंथ्स तक वो वापस सूख जाती हैं। इनमें जो 3 मंथ्स वाला जो टाइम है, शैवाल का जो मॉसेस, लाइचेन्स, डेंडेलियंस उगते हैं, ये बड़े खूबसूरत से लगते हैं। बहुत फ्लावर्स और बहुत रंग बिरंगे फूल इसमें इन घासों में आते हैं। और लेकिन गर्मियाँ जैसे ख़त्म हो जाएंगी तो ये फिर जो है पूरा एरिया बर्फ़ से ढक जाने के कारण ये नष्ट हो जाते हैं। तो ये थी जो एरियाज़ एस्किमोस का जो निवास क्षेत्र है और वहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या हैं तो उसके बारे में जानकारी। तो हम कह सकते हैं कि एस्किमोस जहाँ ये जो कनाडा, हडसन बे, ग्रीनलैंड वाले एरिया में रह रहे हैं टुंड्रा प्रकार के क्लाइमेटिक कंडीशंस में, तो बहुत हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस में एस्किमो जनजाति के लोग निवास कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं एस्किमो जनजाति के लोगों के शारीरिक लक्षणों की। देखिए इस पिक्चर में हम आसानी से देख सकते हैं कि जो एस्किमो जनजाति के लोग हैं किस प्रकार के इनके ये देखने में किस प्रकार के लगते हैं। देखिए एस्किमो लोगों का चेहरा सपाट तथा चौड़ा होता है, इनके बाल काले होते हैं। इन लोगों का कद 150 सेंटीमीटर से लेकर 160 सेंटीमीटर तक होता है। इनकी त्वचा का रंग हल्का पीला होता है। इनकी आँखों के रंग की हम बात करें तो हल्का कथई होता है और इनकी जो पलकें होती हैं वो तिरछी होती हैं। सिर लंबा होता है और गालों की जो हड्डियाँ होती हैं वो ऊंची उठी हुई होती हैं। हाँ, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। और यहाँ के सभी निवासी वैसे देखा जाए तो प्रायः एक सी प्रवृत्ति के होते हैं, देखने में एक जैसे लगते हैं एस्किमो जो निवासी होते हैं।
लेकिन एस्किमो के अगर उद्गम स्थान की हम बात करें तो एस्किमोस का उद्गम स्थान एशिया है। और इस पूरी प्रजाति में ये जो शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं ये मंगोलॉइड प्रजाति के लक्षण पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं जो एस्किमोज हैं बेसिकली मंगोलियन रेस से बिलोंग करते हैं। कनाडा में जो एस्किमोज हैं कनाडा में रहने वाले, उनमें अब मिक्सिंग हो गई है, जो वाइट ब्लड है, श्वेत रक्त है, वो भी मिक्स हो गया है। तो इनके जो शारीरिक लक्षणों में कुछ हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। पर बेसिकली अगर हम देखें किस प्रकार की प्रजाति से एस्किमोज बिलोंग करते हैं तो हम यही कहेंगे एस्किमोज जो है मंगोलॉइड प्रजाति से बिलोंग करते हैं। अब हम बात करते हैं एस्किमो जनजाति की इकोनॉमी की, यानी किस प्रकार की अर्थव्यवस्था एस्किमो जनजाति के लोगों की है। देखिए एस्किमो जनजाति हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, टुंड्रा प्रकार के क्लाइमेटिक कंडीशन में निवास करती है जो कि वर्ष पर्यंत बर्फ़ से ढका हुआ होता है। तो नेचुरल सी बात है ऐसी कंडीशन में एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। तो एस्किमो जनजाति के लोग बेसिकली डिपेंड करते हैं हंटिंग एक्टिविटीज़ पे, और इनकी जो हंटिंग होती है सीजन्स के साथ चेंज होती रहती है। विंटर हंटिंग भी करते हैं और समर्स में भी ये लोग हंटिंग करते हैं। तो सारा का सारा एस्किमो जनजाति की जो अर्थव्यवस्था है वो हंटिंग पे बेस्ड है, आखिर पे बेस्ड है। तो चलिए हम बात करते हैं विंटर हंटिंग की। देखिए विंटर्स में बेसिकली एस्किमो जनजाति के लोग सील मछली का आखेट करते हैं। बहते हुए हिम का इन लोगों के जाड़ों के निवास पे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जो हिम बर्फ़ जो है उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इनके निवास पे भी और साथ में इनकी अर्थव्यवस्था पे भी। सर्दियों के प्रारंभ में एस्किमो लोग समुद्री किनारों के सहारे या बहते हुए हिम पर एकत्रित हो जाते हैं। यहाँ पर वे मार्च या अप्रैल तक रहते हैं। जाड़ों के दिनों में केवल सील मछली का शिकार किया जाता है। सील मछली को सांस लेने के लिए बर्फ में छिद्र बनाने पड़ते हैं। ये छिद्र बर्फ की पतली परत पे छिपे रहते हैं। एस्किमो लोगों के कुत्ते इन छिद्रों का पता सूंघ कर लगा लेते हैं। देखिए एस्किमोज बेसिकली कुत्ते भी पालते हैं, तो सील मछली का पता लगाने के लिए ये कुत्ते जो हैं बहुत हेल्प करते हैं एस्किमोज लोगों की। इन छेदों में एस्किमो हड्डी की एक छड़ लगा देते हैं तथा छिद्र को पहले की तरह ढक देते हैं। जब मछली सांस लेने के लिए इस छेद के समीप आती है तब वह छड़ हिल जाती है और एस्किमो शिकारी को ज्ञात हो जाता है कि छेद से सील मछली सांस ले रही है। तब वह हार्पून एक प्रकार का भाला होता है एस्किमो जनजाति के लोगों का, तो हार्पून उठाकर सील के मुंह पर जोर से मारता है जिससे भाले का आगे वाला जो भाग है सील के मांस में घुस जाता है। बाद में ये लोग सावधानी पूर्वक उस बर्फ को हटाकर सील मछली को निकालते हैं। तो इस प्रकार शिकार करने के लिए शिकारी को काफ़ी देर प्रतीक्षा करनी पड़ती है, काफ़ी लंबे टाइम उसको वेट करना पड़ता है, क्योंकि साधारणतः सील मछली अपने सांस लेने के लिए कई छिद्र बनाती है तथा बारी बारी से उनसे सांस लेती रहती है। इस प्रकार से शिकार करने की जो क्रिया है, इस प्रकार का जो एक्टिविटी है हंटिंग की, उसे माउपॉक कहते हैं। माउपॉक का अर्थ है वहाँ की लोकल भाषा में वह प्रतीक्षा करता है। तो माउपॉक अगर आपसे पूछा जाए तो ये एक हंटिंग एक्टिविटी है एस्किमोज की। ग्रीनलैंड के कुछ भागों में इतुआरपोक ढंग से सील मछली का शिकार भी किया जाता है, यानी माउपॉक भी एक्टिविटी भी अप्लाई करते हैं और इतुआरपोक एक्टिविटी है उसको भी अप्लाई करते हैं। इनमें दो छेदों का प्रयोग किया जाता है। एक छेद में एक मनुष्य चारा डालकर सील को लुभाकर बुलाता है, यानी कुछ खाने का जो आइटम है मॉसेस लाइचन्स वगैरह वो सील मछली के लिए रखता है, और उसका साथ ही दूसरा मनुष्य हार्पून जो भाला है वो लिए पहले ही तैयार खड़ा रहता है। और अब जैसे ही उसको मौका मिलता है कि सील मछली उस खाने को खाने आ रही है तो वो फिर भाला मारकर सील का शिकार कर लेता है। जाड़े के दिनों में दिन की लंबाई कम होने के कारण इन दिनों में निवास के डेरे शिकार क्षेत्रों के समीप ही बनाए जाते हैं, क्योंकि इस समय शिकारी स्लेज गाड़ी का प्रयोग नहीं करता है और अपने निवास स्थान से अधिक दूर की यात्रा भी सुरक्षित नहीं होती है, क्योंकि कभी भी बर्फ़ की आंधियाँ चलती हैं और तो इसलिए सेफ नहीं होती है दूर जाना। हाँ, तो सर्दियों के दिनों में अधिक दिनों के लिए भोजन एकत्रित करना भी कठिन हो जाता है तथा सर्दियों में बर्फ़ के तूफान और कोहरे के कारण भोजन प्राप्त करना दिखता भी नहीं है। तो ये सब मेन जो रीज़न है सर्दियों में
जब बहुत ज़्यादा विंटर्स पड़ती हैं तो बर्फ़ और जो कोहरा है उस कारण भी शिकार मुश्किल हो जाता है। अतः कई बार तो क्या होता है कि सर्दियों में शिकारी को भूख से मृत्यु का खतरा भी बना रहता है, क्योंकि बहुत कम ये लोग शिकार कर पाते हैं। तो 2 प्रकार की एक्टिविटीज़ ये लोग कर रहे हैं, माउपॉक और इतुआरपोक। सील मछली से भोजन के अलावा जो एस्किमो लोग हैं वो ईंधन भी प्राप्त करते हैं। एस्किमोज जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहाँ वनस्पति न होने के कारण इनको लकड़ी नहीं मिलती, तो ये लोग सील मछली की चर्बी जलाकर भी अपने आप को एक तरह से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उसके बाद गर्मियों में ये कैरिबो जो है उसका शिकार करके भी खाते हैं। और जो कैरिबो की जो चर्बी है वो बहुत जल्दी जलती है अगर बताएं यूज़ करें जब ये, और ताप जो है वो भी बहुत अधिक देती है। तो ये सील मछली है, पिक्चर में हम देख सकते हैं। इस प्रकार ये शिकार करते हैं, चर्बी भी जला के यूज़ करते हैं इनका, और खाना भी खाते हैं, चर्बी भी खाते भी हैं और जलाते भी हैं। फिर कैरिबो एक प्रकार का ये बारहसिंगा है जिसका ये शिकार भी करते हैं, इसको खाते भी हैं और इसकी चर्बी को ये लोग जलाते भी हैं। अब हम बात करते हैं स्प्रिंग हंटिंग की, बसंतकालीन आखेट की। देखिए, मार्च के बाद दिनों की लंबाई बढ़ने लगती है और बर्फ़ पिघलने से खुले जल की नालियाँ बन जाती हैं। इस समय एस्किमो परिवार के लोग खुले जल में शिकार करने के लिए फैलने लगते हैं, यानी बहुत पहले जहाँ वो एक जगह निवास करते थे वो दूर दूर जाने लगते हैं। खुले जल के अलावा इस समय सील मछलियाँ बहते हुए जो बर्फ़ है उसके किनारों पर अपने सांस लेने के लिए जो छेद बनाए हुए होते हैं उनके समीप धूप खाने के लिए आ जाती हैं। वहाँ उनका शिकार कर लिया जाता है। इस समय सील अपेक्षाकृत अधिक संख्या में एकत्रित होने लगती हैं। बसंत के प्रारंभ जब बसंत ऋतु स्टार्ट होती है, बसंत के प्रारंभ में उतोक ढंग से शिकार करने की बहुत सुविधा रहती है और इसमें एस्किमो अपने दल तथा गाड़ी को छोड़कर अपने कुत्तों के साथ सील मछली के समूहों की तलाश करता है। समूह को देखकर वह बर्फ़ पर लेटकर उनके समूह तक खिसकता खिसकता इतना समीप पहुंच जाता है कि अपना जो हार्पून है, भाला है, उसके द्वारा उस पर हमला करके सील को मार देता है। जाड़ों की अपेक्षा इस समय अधिक शिकार प्राप्त किए जाते हैं तथा कोई बहुत चतुर शिकारी होते हैं जो एक दिन में ही सील मछलियाँ मार देते हैं। तो बसंतकालीन जो आखेट है उसको क्या कहेंगे हम? उत्तोक कहेंगे। और ये बेसिकली अपने कुत्तों से जानकारी लेते हैं, और जैसे सील मछली कोस्टल एरियाज़ में आती है, तटों के पास आती है बहते जल के, तब ये लोग शिकार करते हैं। अब ये जो इनका जो हार्पून है, हम बात करते हैं इनके हंटिंग वेपन्स की। ये हार्पून वाला जो वेपन है जो जिसे सील मछली का और इनका शिकार करते हैं ये लोग, इस प्रकार का ये होता है। और ये लोग किस प्रकार से हार्पून एक रस्सी से बंधा हुआ होता है उससे भी ये लोग शिकार करते हैं, जिस हाथ से फेंक के भी वे शिकार करते हैं। देखिए, बैफिन द्वीप तथा हडसन की खाड़ी के उत्तरी किनारों पर शिकार करने का तरीका बदल जाता है। इस समय इस क्षेत्र में एक्चुअली हडसन की खाड़ी वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर वेल तथा वॉलरस जो मछलियाँ वो बहुत बड़ी संख्या में मिलती हैं। जल में उन जंतुओं को मारने के लिए फेंके जाने वाले भाले का प्रयोग किया जाता है, जैसे हम कहते हैं ये जो थ्रोइंग हार्पून्स हैं उनका प्रयोग किया जाता है बेसिकली वेल और वॉलरस मछलियों को मारने के लिए। जल में ये थ्रोइंग हार्पून्स भी कह सकते हैं, फेंकने वाले भाले भी हम कह सकते हैं। परिवहन के लिए ये लोग स्लेज गाड़ी का और खाल से मंडी हुई नाव जो है कायक और उमियाक का प्रयोग करते हैं। कायक और उमियाक जो हमें इस फोटो में देख सकते हैं, तो इस नाव का भी ये प्रयोग करते हैं। और खाल से मंडी हुई नाव जो हैं, ये जो कायक उमियाक ये वेल मछली की खाल से इनसे मंडी हुई होती हैं और इसी से हार्पून द्वारा जो शिकार मारा गया शिकार है इन नावों से ही ये लोग ढोते हैं। इस काल में ये जो है स्प्रिंग हडसन बे के टाइम में सील मछली की चर्बी को चमड़े के बर्तन में रखकर गड्ढों में दबा दिया जाता है, जिससे लोमड़ी आदि लोग उससे
खा ना पाएँ, यानी दूसरे जंतु ना खा पाएँ। बसंत काल में ध्रुवीय भालू का ये लोग शिकार करते हैं। तो इस प्रकार का ये लोग एक्टिविटीज़ करते हैं कि वेल फिश जो है इसका शिकार ये लोग जल के अंदर अपनी कायक और मियाक को ले जाकर करते हैं। सील जो मछली है, ये सील मछली है। अब सील का जो महत्व है वो एस्किमो लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा है। सील का उपयोग ये लोग अपनी बहुत सी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए करते हैं। जैसे सील से खाने के लिए लोग मांस प्राप्त करते हैं, इसकी खाल से कपड़ा बनाया जाता है, इसकी खाल से हम ये लोग तंबू भी बनाते हैं और अपने इग्लू में बांटते हैं। और साथ ही ये लोग इसकी चर्बी को जलाते भी हैं। सील मछली की जो हड्डियां हैं उससे ये लोग स्लेज बनाते हैं तथा जो आते हैं उनसे धागों का काम लेते हैं। तो बहुत यूज़फुल है सील जो मछली है इनके लिए। अब हम बात करते हैं जो ग्रीष्मकालीन आखेट है उसकी। सॉरी। देखिए, गर्मियों के मौसम के मध्यकाल तक जब ये समर्स का सीजन आता है, जब धरातल पर हिम पिघल जाती है और छोटी छोटी वनस्पति इन एरियाज में उग जाती है। इस समय जो स्थलीय पशु हैं उनका शिकार किया जाता है। इस काल में स्थल की ओर आते समय एस्किमो लोग कैरेबो की तलाश करते हैं। ये कैरेबो अमेरिकन नस्ल के रेनडियर होते हैं जो गर्मियों में उत्पन्न शैवाल, काई आदि को खाते हैं। गर्मी के दिनों में यद्यपि धनुष के द्वारा साधारणतया अलग अलग शिकार किया जाता है, लेकिन कैरेबो का शिकार जो है ये एस्किमो जनजाति के लोग सामूहिक रूप से करते हैं। कैरेबो के अलावा छोटे छोटे शिकार भी एस्किमो जनजाति के लोग करते हैं, जैसे खरगोश है, बतख है, हंस है, चिड़ियों का शिकार है, हल्के भाले फेंककर ये लोग कर लेते हैं। गर्मी के क्रियाकलापों में मछली का स्थान बराबर महत्वपूर्ण है। गर्मी के दिनों में खाने योग्य बेर, जो झाड़ियाँ उगती हैं उसमें खाने योग्य बेर इनको मिल जाते हैं और अन्य जो जड़ें पौधों की हैं वो स्त्रियों द्वारा एकत्रित कर ली जाती हैं। ये काल जो है गर्मियों वाला, ये उत्सव मनाने तथा यात्राएं करने का काल होता है इन लोगों के लिए। और अब इस समय ये लोग बंदूक आदि आधुनिक शस्त्रों का भी प्रयोग करने लगे हैं। पहले तो केवल हारपून और इन सब का यूज़ करते थे, लेकिन अब क्योंकि एडवांसमेंट बहुत हो गया है तो ये लोग गन्स का यूज़ भी करते हैं। तो ये थी इनकी पूरी हंटिंग एक्टिविटी। विंटर्स, स्प्रिंग और समर्स में किस प्रकार के ये लोग जानवरों को मारते हैं और यूज़ करते हैं अपने फूड के लिए। अब हम बात करें स्पेशली फूड की, तो देखिए एस्किमोस का वैसे अर्थ देखा जाए तो कच्चा मांस खाने वाला है और ये एस्किमो लोग 100% मांसाहारी होते हैं, क्योंकि ये जिस प्रकार के क्लाइमेटिक कंडीशन के अंतर्गत निवास करते हैं वहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी, फूड या कह लीजिए फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन नहीं हो पाता। इनके भोजन में सील मछली का कच्चा मांस, कैरिबो यानी बारहसिंगा, जो कैरिबो बारहसिंगा है अमेरिकन बारहसिंगा, उसका कच्चा मांस, वॉलरस नामक जल जंतु का मांस, ध्रुवीय भालू का मांस, वेल मछली का मांस मुख्य है। सभी प्रकार का जो मांस है वो हंटिंग के द्वारा ही प्राप्त होता है, आखेट के द्वारा ही प्राप्त होता है। आखेट में एस्किमो लोगों ने उस वातावरण के साथ ऐसा दक्षतापूर्वक सामंजस्य स्थापित कर लिया है कि कोई तकनीकी में विकसित देश का मानव भी अपने आप को इतना दक्ष नहीं कर पाएगा। उसको भी एस्किमो के कला और हुनर सीखनी पड़ेगी, मतलब इतने ये लोग एक्सपर्टीज़ इन्होंने प्राप्त कर ली है। तो बेसिकली जो हंटिंग करते हैं उसी का ये कच्चा मांस खाते हैं, पकाते नहीं उस मांस को बल्कि कच्चा ही खाते हैं। अब हम बात करते हैं एस्किमो जनजाति के लोगों के वस्त्र। देखिए एस्किमो के वस्त्र मुख्यतः कैरिबो की खाल के बने होते हैं। ये सील की खाल की अपेक्षा अधिक गर्म और हल्की होती है। सील मछली की खाल बहुत हैवी होती है, तो बेसिकली ये लोग प्रेफर करते हैं कैरिबो जो रेनडियर है उसकी खाल के वस्त्रों को प्रेफर करते हैं। जिन स्थानों पर कैरिबो नहीं मिलते वहाँ पर ध्रुवीय भालू के समूर से वस्त्र बनाए जाते हैं। जो ध्रुवीय भालू का जो फर है, समूर को हम फर कहते हैं, फर से वस्त्र ये लोग बना के पहनते हैं। एस्किमो के कपड़े सावधानी से कटे हुए तथा सिले हुए होते हैं। वस्त्र बनाने का कार्य यहाँ पर स्त्रियाँ करती हैं। आर्द्रता से बचने के लिए तात के बने जलाभेद्य कपड़े पहनते हैं, यानी वाटरप्रूफ कपड़े पहनते हैं ये लोग।
और ध्रुवीय बर्फ़ की चमक से बचने के लिए ये लोग आँखों पर वॉलरस के दांतों से बने छिद्रदार चश्मे पहनते हैं। वॉलरस जो जल जंतु है उसके बने चश्मे भी, उसके दांतों से बने चश्मे भी एस्किमो जनजाति के लोग पहनते हैं। तो अगर हम देखें क्लोथिंग को, तो क्लोथिंग भी बेसिकली किस पे डिपेंडेंट है, इनकी हंटिंग पे। हंटिंग ही इनका फूड का सोर्स है, हंटिंग ही इनका क्लोथ का सोर्स है, हंटिंग ही इनका जो घर को गर्म रखने का सोर्स है। यानी टोटली एस्किमो जनजाति के लोग हंटिंग पे डिपेंडेंट हैं। अब हम बात करते हैं एस्किमो जनजाति के हाउस की। देखिए, एस्किमो जनजाति का हाउस इस प्रकार का हाउस होता है, इग्लू जिसे हम कहते हैं। एस्किमो और ये जो इग्लू बनाने की कला है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यानी एस्किमो लोगों की मकान बनाने की कला बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर लकड़ी इन्हें प्राप्त नहीं होती है। तो ये बर्फ़ की जो दिख रहा है ये पूरा का पूरा आइस से बना हुआ है, बर्फ़ से बना हुआ है। लकड़ी के अभाव के कारण ये अपने मकान जो है हड्डी, पत्थर, बर्फ़, खाल आदि से बनाते हैं। इनके बर्फ़ के मकान इग्लू कहलाते हैं। तो यानी इन जो ये हाउसेस हैं आइस से बने हुए, इनको क्या कहेंगे हम, इग्लू। इन्हें बनाने के लिए सख्त बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े काट लिए जाते हैं और उनसे गुंबद नुमा मकान बना लिए जाते हैं। इस प्रकार की गुंबद में कोई टेक नहीं होती है तथा बर्फ़ के टुकड़ों का आकार सिर्फ आँख से देखकर ही निश्चित कर लिया जाता है। यानी ये टुकड़े जो बनाते हैं ये अपना देखकर ही निश्चित कर लेते हैं कि हमें इतना बड़ी बर्फ़ की सिल्ली चाहिए होगी। सर्दियों की ठंड इस प्रकार के मकानों की मजबूती को बढ़ाती है। इनके रहने वाले मकानों का व्यास लगभग 4 मीटर के लगभग होता है तथा ऊंचाई 3 मीटर होती है। कुछ भागों में मुख्य कमरे के आंतरिक भाग में खाल बांध दी जाती है, जो सील मछली की खाल है वो बांध दी जाती है। ये खाल रस्सियों से बर्फ़ की दीवारों से बांधी जाती है। खाल तथा बर्फ़ की दीवार के मध्य कुछ खाली स्थान छोड़ दिया जाता है, जिससे कि इग्लू के अंदर की गर्मी से बर्फ़ की दीवारें ना पिघल सके, क्योंकि खाल तथा बर्फ़ की दीवार के मध्य ठंडी हवा रहती है। इग्लू की बनी पट्टियाँ तथा प्लेटफॉर्म भी खाल से ढके जाते हैं। हालांकि इस प्रकार के इग्लू बनाने में काफ़ी समय लगता है, फिर भी साधारण इग्लू 1 या 1.5 घंटे में एक एस्किमो मनुष्य मानव जो है वो बना लेता है। जब कई परिवार एक साथ रहते हैं तब कई इग्लू आपस में जोड़कर एक बड़ा इग्लू बना लिया जाता है और इस बड़े इग्लू में पहले नाचने गाने का स्थान बनाया जाता है। उसके बाद उस स्थान के चारों ओर अन्य छोटे छोटे कमरे बनाए जाते हैं। तो देखिए कितना साइंटिफिक है इग्लू बनाने का जो प्रोसेस है एस्किमो जनजाति का वो। तो सर्दियों में 9 मंथ्स ये इग्लू में रहते हैं। गर्मियों के अंदर ये लोग समर टेंट्स में रहते हैं। गर्मियों में ये लोग विशेष प्रकार के डेरे बना लेते हैं। ये डेरे सील मछली अथवा कैरिबू की खाल से बने होते हैं। एक प्रकार के टेंट्स में ये लोग निवास करते हैं 3 मंथ्स और बाकी 9 मंथ्स इग्लू बनाकर निवास करते हैं। अब हम अगली स्पेशलिटी की बात करते हैं एस्किमो जनजाति की, परिवहन या इनके यातायात के साधन की। देखिए इस प्रकार का यातायात का साधन ये लोग फॉलो करते हैं जिसे कहते हैं हम स्लेज। और ये जो स्लेज है वो एस्किमो द्वारा पाले गए जो कुत्ते हैं, डॉग्स हैं, उनके द्वारा खींची जाती है। तो जाड़ों में बर्फ़ पर चलने के लिए एस्किमो लोग स्लेज गाड़ी का प्रयोग करते हैं। ये स्लेज व्हेल मछली की हड्डियों से बनाई जाती है और जहाँ पर लकड़ी मिल जाती है वहाँ लकड़ी से भी बना ली जाती है। इस गाड़ी में पहिए नहीं होते हैं और इसे कुत्ते खींचते हैं, जो हम देख सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ कोई व्हील नहीं है इस गाड़ी के अंतर्गत। फिर अगला जो साधन है इनके वो है कायक। देखिए गर्मियों की ऋतु में खुले जल में शिकार करने के लिए ये नावों का प्रयोग करते हैं जिन्हें कायक कहते हैं। ये नावें भी व्हेल मछली की हड्डियों या लकड़ी से बनी होती हैं। इनका ऊपरी भाग सील मछली की खाल से मंडा रहता है। सिर्फ शिकारी के बैठने के लिए एक अंडाकार छेद इसमें होता है जो बिना मंडा रहता है, उसे खाल से नहीं मढ़ते हैं ये लोग। और ये जो कायक की जो लंबाई है बेसिकली 6 मीटर के आसपास है। अगला जो इनका परिवहन का साधन है वो है उमियाक।
देखिए, अलास्का और ग्रीनलैंड में बड़े जंतुओं का शिकार करने के लिए उमियाक नाव का प्रयोग किया जाता है। ये विशेषतः व्हेल का शिकार करने के लिए किया जाता है उमियाक नाव का। उमियाक खाल से मंडी हुई और एक चौड़ी नाव होती। कायक्स बेसिकली पतली नाव, बहुत पतली नावें होती हैं जो आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर। जब हम उमियाक की बात करते हैं तो थोड़ी इसकी चौड़ाई जो है वो बढ़ जाती है। तो ये थी स्लेज, कायक और उमियाक, इनके ट्रांसपोर्ट के, एस्किमोस के ट्रांसपोर्ट के सोर्सेस या परिवहन के सोर्सेस हम कह सकते हैं जो। अब बात करते हैं ईंधन, इनके फ्यूल की। किस प्रकार का ईंधन एस्किमो जनजाति के लोग यूज़ करते हैं। देखिए, लकड़ी के अभाव के कारण सील मछली की चर्बी जलाई जाती है जो इन लोगों को काफ़ी मात्रा में प्राप्त हो जाती है। इस चर्बी को पत्थर के बर्तन में जलाया जाता है। यदि खाना पकाने की आवश्यकता समझी जाती है तो वो पत्थर की बनी केतली में पका लिया जाता है। लेकिन सामान्यतः ये लोग ये जो सील मछली की चर्बी है सर्दियों में तपने के लिए यूज़ करते हैं। बाकी अधिकांशतः ये लोग कच्चा मांस ही खाते हैं। अब इनके औजार के देखिए, जाड़ों में छिद्र द्वारा सील मछली का शिकार करने के लिए, यानी जिसे कहते हैं होल हंटिंग, इसे के लिए लोग घोंपने वाले हार्पून या थ्रस्टिंग हार्पून्स तथा खुले समुद्र के शिकार करने के लिए में ये लोग थ्रोइंग हार्पून्स का यूज़ करते हैं। दोनों प्रकार के हार्पून्स हैं इनके पास। एक तो सिंपल जाके थ्रस्टिंग हार्पून और दूसरा है थ्रोइंग हार्पून, इनका यूज़ करते हैं ये लोग। इस शस्त्र से ये लोग सील मछली, व्हेल मछली आदि जंतुओं का आसानी से मार देते हैं। मांस काटने, वस्त्र सीने, बर्फ़ काटने आदि के औजार सील की हड्डियों से ये लोग बना लेते हैं। तो ये इनके वेपन्स हैं और काफ़ी इन्होंने अपने आप को, एस्किमो जनजाति के लोगों ने अपने आप को अपने पर्यावरणीय दशाओं के अनुसार ढाला है। अब हम बात करते हैं एस्किमो जनजाति की संस्कृति की, कल्चर की। देखिए, एस्किमो लोग फुटबॉल की तरह का एक खेल खेलते हैं। और फुटबॉल यानी जिसे हम कह सकते हैं फुटबॉल टाइप का ही एक गेम होता है, वो खेलना पसंद करते हैं। ताश खेलते हैं, कुश्ती भी लड़ते हैं और जो बच्चे हैं वो कुत्तों की सवारी भी करते हैं। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से एस्किमो लोग पिछड़े हुए हैं और क्योंकि ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन में रहते हैं तो ये लोग जो बाथिंग नहीं करते, स्नान नहीं करते। कपड़ों के फट जाने पर ही उन्हें शरीर से उतारते हैं ये लोग। स्वस्थ रहने के नियमों का पालन न करने के कारण इनकी आयु काफ़ी कम रहती है। एस्किमो इनमें लोगों में एक जादूगर होता है जो सबसे अधिक प्रभावशाली व्यक्ति माना जाता है। इन लोगों के अनुसार उसके शरीर में भूत आदि का वास होता है। यदि भूखे तथा बीमार लोगों के बारे में ये लोग ये जो जादूगर है यही भूखे व बीमार लोगों के बारे में भविष्यवाणी करता है। समुद्री जीवों का एस्किमो लोगों के रीति रिवाजों और धार्मिक क्रियाओं में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। एस्किमो लोगों में एक देवी होती है जिसे वे सेदना कहते हैं, और यह देवी समुद्र तल में रहती है, इनकी मान्यता है, तथा जंतुओं पर उसका नियंत्रण माना जाता है सेदना देवी का। इस देवी और इनका मान्यता है कि अगर ये देवी रुष्ट हो जाए तो बहुत हानिकारक प्रभाव एस्किमो जनजाति के लोगों पर पड़ता है। हालांकि इन लोगों का जीवन कठिनाइयों और दरिद्रता से परिपूर्ण है, फिर भी ये लोग हैप्पी रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। तो ये इस प्रकार का कल्चर है एस्किमो जनजाति के लोगों का। देखिए, अब हम बात करते हैं कैसे वातावरण समायोजन में ये लोग बहुत दक्ष होते हैं। जैसा कि हम अभी तक पूरा स्टडी कर चुके हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस की, हंटिंग एक्टिविटी की, इनके वेपन्स की, इनके परिवहन के साधनों की, तो हम कह सकते हैं वातावरण समायोजन में ये लोग काफ़ी दक्ष हैं। संसार के किसी अन्य प्रदेश में शायद ही कुछ लोग ऐसे हों जो एस्किमो की भांति कठोर जीवन बिता सकते हों और प्रकृति की इतनी क्रूर दशाओं में रहते हों। फिर भी एस्किमोज़ ने प्राकृतिक वातावरण के साथ अपना पूर्ण सामंजस्य स्थापित कर लिया है। उनके निवास, उनकी नावें, स्लेज गाड़ियाँ, हारपून, तीर कमान, वस्त्र आदि सब प्रकृति के साथ एक अद्भुत अनुकूलन करते हैं। यूरोपीय देशों से जो वैज्ञानिक लोग आर्कटिक या अंटार्कटिक क्षेत्रों की खोज करने आते हैं वे एस्किमो के वस्त्रों को ही अपनाते हैं। तो ये इन लोगों ने काफ़ी
एक दक्षता स्थापित कर ली है वातावरण के साथ समायोजन करने की।